हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे स्टील स्ट्रक्चर के बारे में। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे रूफ ट्रस, है ना, जिसमें हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि कैसे हम डिजाइन विंड स्पीड को निकालेंगे, है ना, K1 K2 K3 इंटू VB। ये फार्मूला से हमने डिजाइन विंड स्पीड निकालने के लिए सीखा था कि K1 कैसे निकालेंगे, K2 कैसे निकालेंगे, K3 कैसे निकालेंगे एंड VB कैसे निकाला जाता है ना। अब प्यारे बच्चों, हम लोग देखेंगे इसके अलावे अब हम लोग देखेंगे डिजाइन विंड प्रेशर। अब हम लोग देखेंगे डिजाइन विंड प्रेशर, डिजाइन विंड प्रेशर। तो देखिए प्यारे बच्चों, डिजाइन विंड प्रेशर निकालने के लिए, पीजेड निकालने के लिए एक फॉर्मूला हमारे पास है। वो फॉर्मूला है 0.6 इंटू VZ का होल स्क्वायर, 0.6 इंटू VZ का होल स्क्वायर। जहाँ पे पीजेड क्या है प्यारे बच्चों, पीजेड है आपका डिजाइन विंड प्रेशर, डिजाइन विंड प्रेशर, डिजाइन विंड प्रेशर एंड VZ क्या है प्यारे बच्चों, डिजाइन विंड स्पीड, डिजाइन विंड स्पीड, डिजाइन विंड स्पीड। तो पीजेड आपका है डिजाइन विंड प्रेशर और VZ आपका है डिजाइन विंड स्पीड। तो प्यारे बच्चों, इस फार्मूले की मदद से आप क्या निकाल सकते हैं, डिजाइन विंड प्रेशर आप लोग निकाल सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपके ऑब्जेक्टिव में ये आ सकता है कि डिजाइन विंड प्रेशर इज 4 ऑप्शन होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VZ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू VZ, डायरेक्टली स्क्वायर रूट ऑफ VZ, डायरेक्टली स्क्वायर ऑफ द VZ। तो आपको मारना होगा डायरेक्टली स्क्वायर ऑफ द VZ। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव भी बनाए जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, ठीक है ना। चलिए, तो प्यारे बच्चों, इस फार्मूले की मदद से हम लोग निकालेंगे डिजाइन विंड प्रेशर। अब हम बात करेंगे डिजाइन विंड लोड या विंड लोड, कैलकुलेशन ऑफ तो देखिए प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ विंड लोड के बारे में। तो विंड, देखिए अभी हमने पढ़ा डिजाइन विंड स्पीड कैसे निकालते हैं, फिर हमने पढ़ा डिजाइन विंड प्रेशर कैसे निकालते हैं। अब डिजाइन विंड प्रेशर के मदद से हम क्या निकालेंगे, विंड लोड का कैलकुलेशन करेंगे। मतलब विंड लोड कितना पड़ रहा है रूफ ट्रस पे, ये हम पढ़ेंगे। तो विंड लोड का कैलकुलेशन प्यारे बच्चों ये फॉर्मूला से निकलता है। एफ क्या है, विंड लोड है, इजिकल टू CPE माइनस CPI इंटू A इंटू PZ। अच्छा ये बताए, फोर्स बराबर हम लिख सकते हैं ना एरिया इंटू प्रेशर, एरिया इंटू प्रेशर तो लिख सकते हैं। तो सबको पता है कि फोर्स बराबर एरिया इंटू प्रेशर। तो हमने PZ क्या निकाला था, प्रेशर ही तो निकाला था। तो प्रेशर इंटू एरिया क्या होगा, फोर्स होगा प्रेशर इंटू एरिया। बट ये जो है कुछ कॉफिशिएंट है, ये क्या है, कॉफिशिएंट है जो विंड लोड के कैलकुलेशन में लगाए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, फोर्स बराबर एरिया इंटू आपका प्रेशर होता है और CPE माइनस CPI क्या है, एक प्रेशर कॉफिशिएंट है, फोर्स कॉफिशिएंट है जो विंड लोड के कैलकुलेशन में लगाए जाते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, CPE एंड CPI फोर्स कॉफिशिएंट क्या है, फोर्स कॉफिशिएंट फॉर एक्सटीरियर एंड इंटीरियर ऑफ द बिल्डिंग। CPE क्या है, एक्सटीरियर, I क्या है, इंटीरियर ऑफ द बिल्डिंग, है ना। ये क्या है, क्रॉस इफेक्टिव एरिया ऑफ द स्ट्रक्चर, इफेक्टिव एरिया ऑफ स्ट्रक्चर। प्यारे बच्चों, PZ आप निकाल चुके हैं, एरिया आपको दिया हुआ रहेगा। अब आपका मेन काम है CPE एंड CPI को कैलकुलेट करना। तो वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। पहले बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंटरनल प्रेशर कॉफिशिएंट का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, मतलब CPI का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, CPI जो है वो आप जैसे मान लीजिए ये आपका है ट्रस, ये हमने मान लिया ये आपका ट्रस है, ये आपका ट्रस है। तो ट्रस, ये देखिए ये जो ट्रस है ये कितना ओपन है, इसके रूफ कवर लगेगा ना, रूफ कवर लगाने के बाद ये कितना ओपन है, होता ना हवा जाने के लिए, लाइट जाने के लिए थोड़ा सा ओपन कर देता है। अगर ये ओपन कितना 5% टोटल वॉल एरिया का, टोटल वॉल एरिया का 5% है, तो CPI का वैल्यू होगा प्लस माइनस 0.2। क्या होगा, प्लस माइनस 0.2। अगर 5 to 20% ऑफ वॉल एरिया क्या है आपका ओपन है, तो प्लस माइनस 0.5
एंड ग्रेटर देन 20% ऑफ वॉल एरिया है तो प्लस माइनस 0.7 होता है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ कि वॉल एरिया कितना है, कितना ओपन है, तो हम लोग नॉर्मल कंडीशन कितना ले लेते हैं, प्लस माइनस 0.2। याद रखिएगा, कुछ नहीं दिया हुआ रहेगा तो सीपीआई का वैल्यू क्या ले लेंगे, प्लस माइनस 0.2। ये आपका नॉर्मल कंडीशन में होता है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए सीपीआई का तो हम समझ में आ गया कि वॉल ओपनिंग के तहत हम देख लेंगे सीपीआई, है ना, नहीं कुछ दिया हुआ रहेगा तो प्लस माइनस 0.2। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल प्रेशर कोएफिशिएंट सीपीई कैसे निकाला जाता है। तो पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल प्रेशर कोएफिशिएंट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मान लीजिए प्यारे बच्चों, ये आपका बिल्डिंग है, कोई स्ट्रक्चर है ना, तो ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हम लिखे हैं EFG और H, है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसका हम यहाँ पे ड्रॉ कर लिए, है ना, EFG और H। अब देखिए प्यारे बच्चों, हवा जो लगेगा या तो ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा, या तो ऐसे भी लग सकता है, इधर से भी लग सकता है, हवा इधर से भी लगेगा, बिल्डिंग पे विंड लोड इधर से भी लग सकता है, इधर से भी लग सकता है, इधर से भी लग सकता है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, हम क्या मानेंगे, किसी एक को आपको मानना पड़ेगा 0, मतलब यहाँ इधर से जो विंड आ रहा है उसको 0 डिग्री मान लीजिए, तो इधर से भी 0 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल है। तो इधर 0 डिग्री माने हैं तो इसको क्या मानना होगा, 90 डिग्री 90 डिग्री। किसी को भी आप 0 डिग्री और 90 डिग्री मान सकते हैं, डाटा तो सेम ही आएगा, है ना। तो हमने क्या प्यारे बच्चों, हमने एक स्टैंडर्ड मान लिया, EF को 0 डिग्री, GH को भी 0 डिग्री, FH को 90 डिग्री और EG को भी 90 डिग्री। मतलब इधर और इधर से, मतलब इधर और उधर से हवा आएगा तो आपको 0 डिग्री एंगल पे है, और इधर एंड इधर से हवा जाएगा तो मान लेंगे कि 90 डिग्री एंगल पे हवा बह रहा है। अब देखिए प्यारे बच्चों, एक्सटर्नल विंड प्रेशर जो सीपी है वो डिपेंड करेगा H/W के रेशियो पे। किस पे, H/W। यहाँ पे H क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे H जो है तो हमने क्या बोला प्यारे बच्चों, इधर से आएगा, सॉरी इधर से और इधर से लगेगा, EF और GH के साइड से लगेगा तो इसको 0 डिग्री मान लेंगे, और FH एंड EG की तरफ से लगेगा तो उसको 90 डिग्री एंगल मान लेंगे, है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, दूसरा CP का जो वैल्यू है H/W के रेशियो पे डिपेंड करता है। यहाँ पे H क्या है, तो H है आपका हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। W क्या है, तो W है प्यारे बच्चों लेसर डायमेंशन, लेसर लैटरल डायमेंशन, लैटरल डायमेंशन। देखिए प्यारे बच्चों, H तो आपका ये है ना, ये आपका H हो गया हाइट ऑफ द बिल्डिंग। W क्या है, लैटरल डायमेंशन, मतलब विड्थ एंड डेप्थ, विड्थ एंड डेप्थ में जो छोटा होगा, विड्थ एंड डेप्थ में जो छोटा होगा उसको हम क्या लेंगे, W, क्या ले लेंगे, W। तो H/W के रेशियो पे आपका डिपेंड करेगा। तो H/W अगर लेस देन इक्वल टू 1/2 है तो देखिए प्यारे बच्चों, हमने बहुत सारा डाटा हमने नहीं लिखा, आगे डाटा था H/W जो होगा 1/2 एंड 3/2 के बीच में होगा, फिर H/W का वैल्यू 3/2 एंड 6 के बीच में होगा। तो उन सारे डाटा का फिर से आपको फोटो दे दिया जाएगा, उन सारे फोटो से आप लोग इसी प्रकार से होगा, बस डाटा क्या होगा, H/W लेस देन 1/2, फिर उसके बाद था H/W 1/2 और 3/2 के बीच में, फिर H/W 3/2 और 6 के बीच में होगा। तो सारा डाटा दिया हुआ रहेगा, उन सारे डाटा का फोटो आपको हम लोग सेंड कर देंगे, है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये आपका रूफ एंगल होगा, ये आपका रूफ एंगल होगा अल्फा। तो रूफ एंगल पे भी डिपेंड करेगा। तो अगर H/W और रूफ एंगल आपको पता होगा तो हम लोग CPE का वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहला निकालेंगे कब, जब विंड एंगल 0 डिग्री पे बह रहा है। 0 डिग्री करने का मतलब क्या है, EF एंड GH, EF एंड GH, EF एंड GH। तो कितना लेंगे, विंड प्रेशर कोएफिशिएंट -0.8 या -0.4। उसी समय अगर परपेंडिकुलर में बहेगा तो EG और FH का वैल्यू -0.8 एंड इसी प्रकार से हम सारा डाटा, जैसे कि प्यारे बच्चों हम बात करें कि मान लेते हैं मेरा H/W 0.3 है, H/W कितना 0.3 है, अल्फा को रूफ एंगल का वैल्यू मान लीजिए 10 डिग्री है, रूफ एंगल का वैल्यू कितना है 10 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, H/W हमको मिल गया कि क्या है 1/2 से कम है, 0.5 से कम है, और अल्फा कितना है 10। तो प्यारे बच्चों हम 10 है, ये है ना। तो हम पहले लेंगे, हम क्या क्या मान लेंगे,
इस डाटा को भी जूम, इसको भी लेंगे, इसको भी लेंगे और इसको, चारों का वैल्यू लेंगे। चारों का आपका क्या है, सीपीई का वैल्यू है, चारों को कंसीडर करके हम निकालेंगे, ठीक है ना। तो चारों को क्या कर लेंगे, ले लेंगे कि भाई यही डाटा है सीपीई का, है ना। अब चारों की मदद से कैसे निकालेंगे वो हम आगे आपको दिखाएंगे, ठीक है ना। तो बस याद रखना है कि H/W और अल्फा पता होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, डाटा को ले लेंगे। अगर नहीं मैच करता, मान लीजिए अल्फा का वैल्यू आ गया 15 डिग्री, हाँ 15 डिग्री मान लीजिए, तो आपको इंटरपोलेट भी करना हो जाएगा, इंटरपोलेट करना पड़ेगा। चलिए तो देखिए, इस प्रकार से हमने आपको सीपीई सीपीआई सबका वैल्यू निकालने के लिए हमने सिखा दिया। अब हम इस पे न्यूमेरिकल करेंगे, न्यूमेरिकल को कैसे डील करते हैं उसको हम लोग देखेंगे। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, क्या कर रहा है, फाइंड आउट द विंड प्रेशर। अगर डिजाइन विंड प्रेशर का था, अगर डिजाइन विंड प्रेशर का था तो हम लोग क्या निकालते, पीजेड का वैल्यू निकालते। बट यहाँ पे डिजाइन विंड प्रेशर नहीं बोल के क्या बोला है, विंड प्रेशर कैलकुलेट कीजिए। तो विंड प्रेशर कैलकुलेट होगा सीपीई माइनस सीपीआई इनटू पीजेड। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ये आपसे क्या पूछा है, विंड प्रेशर निकालने के लिए बोला है। अगर डिजाइन विंड प्रेशर का था तो सिर्फ हम पीजेड निकालते, ये आपको बोला है विंड प्रेशर निकालने के लिए, तो आपको इसके कोफिशिएंट से भी मल्टीप्लाई करना होगा। अगर विंड लोड का था, विंड लोड का था तो एरिया से भी मल्टीप्लाई करते, बट यहाँ पे विंड लोड नहीं करके विंड प्रेशर का रहा है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, ये फॉर्मूला लगा के हम लोग विंड प्रेशर निकालेंगे। तो पी बराबर, तो यहाँ पे सबसे पहले हमको निकालना होगा पीजेड का वैल्यू प्यारे बच्चों। तो पीजेड बराबर क्या होगा, 0.6 इंटू वीजेड का होल स्क्वायर, यही ना बताए थे। पीजेड का वैल्यू 0.6 वीजेड का होल स्क्वायर। तो वीजेड का वैल्यू क्या होता है प्यारे बच्चों, K1 K2 K3 इंटू वी। K1 का भी वैल्यू दिया हुआ है, K1 का वैल्यू 1, K2 का वैल्यू 0.8 एंड K3 का वैल्यू भी 1। अब बात रहा वी मतलब बेसिक विंड स्पीड का। तो हमने बताया था बेसिक विंड स्पीड जो है एक चार्ट से निकालेंगे, उस चार्ट को आप देख लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों देखिए, कहाँ पे है, कहाँ पे बिल्डिंग है, मुंबई में है। तो मुंबई में जो आपका वीवी का वैल्यू होता है वो 44 होता है। कितना होता है, 44 मीटर पर सेकंड। जो चार्ट आपको दिया गया उस चार्ट को आप लोग देख लीजिए, उसमें लिखा हुआ होगा कि मुंबई का विंड स्पीड कितना होगा, 44 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, 44 हमने किया तो कितना हो जाएगा, 8 चौके 32 के 2 हाथ में 3, 8 चौके 32 और 3 35, तो 35.2 मीटर पर सेकेंड। तो डिजाइंड विंड स्पीड कितना गया, 35.2 मीटर पर सेकेंड। चलिए प्यारे बच्चों, 35.2 के मदद से हम क्या निकालेंगे, पीजेड निकालेंगे। पीजेड क्या होगा, 0.6 इंटू 35.2 का होल स्क्वायर। कैलकुलेट कीजिए। प्यारे बच्चों, जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 743 दशमलव समथिंग आएगा। तो हम इसको मान लेंगे 750। आप इसी पे कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 750 आ जाएगा, 750 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 750 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 750 न्यूटन, 743 दशमलव समथिंग आएगा प्यारे बच्चों। तो हमने इसको 750 मान लिया। अगर आप चाहते हैं तो आप हमेशा बढ़ा के नंबर माना जा सकता है, क्योंकि हम लोग डिजाइन विंड प्रेशर है तो बढ़ा के हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आप 743 पे भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो 750 न्यूटन पर मिलीमीटर, सर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, हमने पीजेड निकाल लिया। अब हमको चाहिए सीपीई। क्या चाहिए, सीपीई और सीपीआई। तो सीपीआई देखिए प्यारे बच्चों, नॉर्मल परमेबिलिटी है। नॉर्मल परमेबिलिटी में सीपीआई का वैल्यू जो होता है प्लस माइनस 0.2, प्लस माइनस 0. ठीक है। अब हमको निकालना है सीपीई का वैल्यू। तो देखिए प्यारे बच्चों, सीपीई का वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या क्या होना चाहिए, H/W का रेशियो होना चाहिए, अल्फा भी होना चाहिए, है ना, अल्फा होना चाहिए। उसके बाद हम निकालेंगे। पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए प्यारे बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों, हमने सीपीआई और पीजेड का वैल्यू निकाल लिया। अब सीपीई का वैल्यू देखेंगे तो हमको H/W और अल्फा। H देखिए प्यारे बच्चों, अगर हम देखें तो क्या क्या लिखा हुआ है, पिच दिया हुआ है। वो क्या दिया हुआ है, पिच दिया हुआ है कितना, 1/4। द हाइट ऑफ द शेड में भी कंसीडर है, ये आपको दिया हुआ है 6 मीटर।
द बिल्डिंग सिचुएटेड इन मुंबई, ठीक है। एंड का डिजाइनिंग स्लोपिंग रूफ ऑफ द शेड हैविंग अ स्पैन, ये आपको 15 मीटर, स्पैन कितना दिया हुआ है 15 मीटर। चलिए प्यारे बच्चों, हम इसकी मदद से हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितना है 6, 15, डब्लू कितना है प्यारे बच्चों, ये 15 है डब्लू, तो 6/15 कितना 0.4, 0.4 प्यारे बच्चों क्या है, लेस देन 1/2 है ना। तो जो डाटा हमने लिखाया था उसी डाटा से काम चल जाएगा। h/w हमको पता चल गया 1/2। चलिए अब हम लोग निकालेंगे अल्फा। अल्फा कैसे निकलेगा प्यारे बच्चों, देखिए ये अल्फा कैसे निकलेगा, आराम से निकल जाएगा। अल्फा क्या होगा प्यारे बच्चों, tan अल्फा, यहां लिख लेते हैं, tan अल्फा इक्वल टू क्या था, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर मान लेते हैं, ये मान क्या लेंगे प्यारे बच्चों। अच्छा हाँ, एक चीज और दिया हुआ है प्यारे बच्चों, पिच। पिच क्या बताए थे, याद कीजिए, पिच क्या बताए थे, पिच हम आपको क्या बताए थे, पिच हम आपको बताए थे प्यारे बच्चों राइज बटे स्पैन, राइज बटे स्पैन, राइज मान लेते हैं ये x है, स्पैन आपका 15 है तो 1/4, यही तो है। पिच आपको याद है ना, राइज बटे स्पैन, राइज अगर x है तो ये 15, x बटे 15 बराबर 1/4, तो x बराबर आ जाएगा 15/4 मतलब 3.75 मीटर। अब देखिए प्यारे बच्चों, हमने आपका ये हाइट निकाल लिया था, p कितना गया 3.75 एंड बेस, ये बेस है तो ये बेस कितना 15/2 7.5, तो आपका कितना गया प्यारे बच्चों, tan अल्फा का वैल्यू 1/2, तो अल्फा का वैल्यू tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2 आपका हो जाएगा, tan इनवर्स 1/2 होता है प्यारे बच्चों 25 डिग्री 6 मिनट। आप इसको कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा कैलकुलेटर से। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग के पास सारा कुछ निकल गया है। देखिए पीजेड हम लोग निकाल चुके हैं 750, सीपीआई का वैल्यू प्लस माइनस 0.2, सीपीई का वैल्यू निकालने के लिए h/w पता चल गया 0.4 जो कि 1/2 से कम है, और अल्फा का वैल्यू 25 डिग्री 6 मिनट है ना। अब इस दोनों के मदद से हम लोग क्या निकाल लेंगे प्यारे बच्चों, सीपीई का वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। चलिए पहले बच्चों देखिए h/w 0.4 था, जिसको जो कि 1/2 से कम है, और अल्फा का वैल्यू 25 डिग्री 6 मिनट है। तो हम क्या करेंगे, अब सीपी का वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो देखिए पहले बच्चों 25 डिग्री 6 मिनट जो है किसके बीच में है, तो आप देखिएगा 20 और 30 के बीच में है। हमने जो डाटा आपको लिखाया था उसमें देखिएगा h/w लेस देन इक्वल टू 1/2 और अल्फा का वैल्यू 20 और 30 था, 25 डिग्री 6 मिनट नहीं था। तो 25 डिग्री 6 मिनट किसके बीच में आता है, 20 और 30 के बीच में आता है, तो वो हमने निकाल लिया। तो देखिए प्यारे बच्चों सीपीई का जो वैल्यू आएगा, देखिए यहाँ से देखिएगा तो -0.4 आएगा, यहाँ से -0.7 आएगा, और यहाँ भी -0.6 आएगा। बट यहाँ पे दिक्कत है प्यारे बच्चों, देखिए 20 डिग्री पे -0.4 है और 30 पे 0 है। यहाँ पे दोनों पे तो कांस्टेंट है, तो हम मानेंगे 25 पे भी कांस्टेंट, 20 पे भी वही वैल्यू, 30 पे भी वही वैल्यू, दैट मीन्स 25 पे भी वही वैल्यू। मगर 20 पे -0.4 और 30 पे 0 है, तो 25 पे तो क्या लेंगे पैर, तो आपको करना होगा इंटरपोलेशन मेथड। तो इसको निकालने के लिए सीपी कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों, देखिए आसानी है, 10 के डिफरेंस है ना, 10 का डिफरेंस में कितना का डिफरेंस हुआ 0.4 का, 10 का डिफरेंस में 0.4 का डिफरेंस हुआ, तो 5 डिग्री 5.6 में कितना का डिफरेंस हो जाएगा, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे प्यारे बच्चों तो आ जाएगा 6 चौके 24 के 4 हाथ में 2, 5 चौके 20 और 2 0.24 का डिफरेंस हो जाएगा। तो एक्चुअली 0, देखिए हमने क्या किया, 10 के डिफरेंस पे 0.4 का डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 5 डिग्री 6 मिनट, तो 5.6 में कितना का डिफरेंस, तो 0.224 का डिफरेंस। तो सीपी का जो वैल्यू हो जाएगा -0.4 प्लस 0.224, तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, दस में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 3 में से 2 गया 1, तो प्यारे बच्चों ये आ जाएगा
0.176। तो एक वैल्यू आ जाएगा -0.176। तो हमने कैसे निकाला ये वैल्यू, तो ये वैल्यू हमने इंटरपोलेट करके निकाला। इन दोनों में इंटरपोलेशन क्यों नहीं लगाए, क्योंकि प्यारे बच्चों 20 पे भी -0.4 है, 30 पे भी -0.4 है, दोनों वैल्यू सेम है, मतलब 25 पे भी वैल्यू सेम आएगा। सेम कहानी यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम नहीं था, इसलिए हमको इंटरपोलेशन लगाना पड़ा। तो CPE का वैल्यू हमने निकाल लिया। चलिए इसको कल नोट डाउन कीजिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, हमने CPE का वैल्यू हमने निकाला था। CPE का वैल्यू -0.176, -0.4, -0.7 एंड -0.6। ये आपका आ गया था 4 वैल्यू CPE का। और CPI का 2 वैल्यू पता है, +0.2 और -0.2। तो सारे वैल्यू को लेते हुए हम P का वैल्यू निकालेंगे। देखिए CPE कितना ले लिया, -0.176, -0.176 -0.2 इंटू 750, फिर -0.76। आप लेंगे प्लस का जब क्या लेंगे -0.2, तो माइनस क्या हो जाएगा, +0.2 इंटू 750। चलिए इसका कहानी हो गया, इसका कहानी दोनों के साथ प्लस और माइनस के साथ हो गया। अब -0.4 का प्लस माइनस के साथ करेंगे, तो -0.4 -0.2 इंटू 750, -0.4 माइनस क्या हो जाएगा, +0.2 इंटू 750। उसी तरीके से चारों के कॉम्बिनेशन से हमने क्या निकाल लिया, P का वैल्यू निकाल लिया। और आठों में जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, 8 सबको कैलकुलेट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, सबको कैलकुलेट कर लीजिएगा। और आठों में से 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, आठों में जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वही आंसर होगा विंड प्रेशर का। बात समझ में आया, आठों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वही आंसर होगा विंड प्रेशर का। तो आप निकाल लीजिएगा प्यारे बच्चों, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। 1-2 बार आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको सारा मामला समझ में आ जाएगा, है ना। तो चलिए पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए पूरी तरीके से। तो ये हो गया क्वेश्चन समाप्त। चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग देखेंगे डिजाइन ऑफ एंगल पर्लिन। जो पर्लिन होता है, पर्लिन आपको तो पता होगा कि दोनों राफ्टर के बीच में होता है, कॉमन राफ्टर और प्रिंसिपल राफ्टर के बीच में एक बीम दिया जाता है, हॉरिजॉन्टल बीम दिया जाता है एलोंग द लेंथ, उसको क्या कहते हैं, पर्लिन कहते हैं। तो उस पर्लिन को हम लोग डिजाइन करना चाहते हैं, वो भी कैसा पर्लिन, एंगल पर्लिन, मतलब पर्लिन के रूप में हम एंगल सेक्शन का यूज करेंगे, वैसे पर्लिन का हमको डिजाइन करना है। तो देखिए पहले बच्चों, कुछ स्टेप को आपको फॉलो करना है, बहुत ही आसान स्टेप है ये। पहले भी देखिए हॉरिजॉन्टल बीम है, तो बीम वाला ही क्या करेंगे, प्रोसीड्यूर हम अपनाएंगे। जो बीम में आपको बताए थे, बीम को डिजाइन करने में जो प्रोसीड्यूर बताए थे, सेम प्रोसीड्यूर आपका यहाँ भी है प्यारे बच्चों। चलिए तो देखेंगे फॉलोइंग स्टेप में। पहला स्टेप क्या है, कैलकुलेट द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन पर्लिन। पर्लिन में कितना मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डेवलप होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो एम मैक्स होता है WL/10, WL/10 याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑकर्स इन अ पर्लिन इज WL/10, WL/8, WL/12, इस तरह से दिया रहेगा। तो आपको ऑप्शन मारना होगा WL/10। यहाँ पे W क्या है प्यारे बच्चों, टोटल लोड ऑन पर्लिन इन किलो न्यूटन। टोटल लोड कितना लग रहा है पर्लिन पे, उसका वैल्यू किलो न्यूटन में रखिएगा, ठीक है ना। L क्या है, स्पैन ऑफ पर्लिन, लेंथ ऑफ पर्लिन है इन मीटर, ठीक है ना। चलिए तो एम मैक्स निकल जाएगा ये फॉर्मूला से, बेंडिंग मोमेंट निकल जाएगा इस फॉर्मूले से। फिर हम लोग निकालेंगे कैलकुलेट द सेक्शन मॉडुलस। तो सेक्शन मॉडुलस क्या होता है प्यारे बच्चों, बेंडिंग मोमेंट बटे बेंडिंग स्ट्रेस। तो बेंडिंग मोमेंट तो हमने कैलकुलेट कर लिया था, और बेंडिंग स्ट्रेस को प्यारे बच्चों आपको एज्यूम करना होगा 165 मेगापास्कल, 165 मेगापास्कल आपको एज्यूम करके क्या निकालना होगा, रिक्वायर्ड सेक्शन मॉडुलस। क्या निकालना होगा, रिक्वायर्ड सेक्शन मॉडुलस। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, स्टील टेबल में जाना है, और स्टील टेबल में ऐसे एंगल को चुनना है जिसका कि जेड का वैल्यू जेड रिक्वायर्ड से ज़्यादा हो, स्लाइटली ज़्यादा हो, बस, है ना। तो देखिए यही बात लिखा है, सेलेक्ट द एंगल सेक्शन। आपको एंगल सेक्शन को सेलेक्ट करना है हैविंग जेड, जिसका कि जेड का वैल्यू स्लाइटली मोर देन जेड रिक्वायर्ड, जिसका जेड का वैल्यू क्या होगा, इस जेड रिक्वायर्ड से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, चुनने के समय जो आप एंगल सेक्शन चुन रहे थे, उससे चुनने के दौरान ही 2 बातों का और ध्यान देना होगा। एट द सेम टाइम, चुनने के दौरान ही द सेलेक्टेड एंगल सेक्शन शुड सेटिस्फाई द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। और जो आप जो एंगल सेक्शन चूज कर रहे हैं, 2 बातों पे और ध्यान दीजिएगा कि एंगल जो होगा उसका जो विड्थ होगा, विड्थ करने का मतलब है प्यारे बच्चों, ये आपका विड्थ है और ये आपका डेप्थ है ना।
तो जो विड्थ होगा पर्लिन का वो नोट लेस देन L/60 होना चाहिए, L/60 से कम नहीं होना चाहिए, और जो डेप्थ ऑफ एंगल पर्लिन होना चाहिए वो L/45 से कम नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। तो ये था प्यारे बच्चों स्टेप था कि कैसे हम पर्लिन को डिजाइन करेंगे। तो प्यारे बच्चों इसी डिजाइन प्रोसीड्यूर पे हम एक न्यूमेरिकल भी देखेंगे, तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन देखते हैं। डिजाइन एंड अनइक्वल एंगल पर्लिन फॉर AC रत्ना, स्पैन 12 मीटर है, राइज 3 मीटर है, स्पेसिंग 2.75 मीटर सेंटर टू सेंटर है, डेड लोड दिया हुआ है 1.25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, नॉर्मल टो। चलिए कोई बात नहीं, चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं। आपको जो स्पैन दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 12 मीटर। स्पैन आपका 12 मीटर है, राइज आपका कितना है, राइज आपका है 3 मीटर। चलिए प्यारे बच्चों चलिए अब देखिए प्यारे बच्चों, ये आपका रूफ ट्रस है, इस साइड को आप जैसे इधर है वैसे ही इधर है। तो चलिए आप पहले हम निकालने चलते हैं। ये आपका 12 मीटर, ये आप ये बता सकते हैं क्या, ये बताइए तो लेंथ ऑफ साइड स्लोप। तो लेंथ ऑफ साइड स्लोप क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 6.708 आएगा, 6.708। चलिए प्यारे बच्चों स्पेसिंग देख लेते हैं, 1 2 3। तो 1 2 3 है ना, स्पेसिंग के बारे में बात करें तो कितना हो जाएगा, ये पूरा 6.708 है। तो 1 2 3 भाग में बांटा गया था, स्पेसिंग कितना हो जाएगा 6.708 भागा 3। तो आपका ये कितना आ गया प्यारे बच्चों, ये आपका आ जाएगा 2.236। चलिए ये हमको निकल गया है ना। अब देखते हैं प्यारे बच्चों, अब क्या करना है प्यारे बच्चों, बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना बोले थे, WL/10, W निकालेंगे, L कितना दिया 2.75 मीटर, 2.75 मीटर है ना। ये स्पेसिंग जो है प्यारे बच्चों, ये जो स्पेसिंग है, ये स्पेसिंग नहीं लेंथ वाला है, इसको एक्चुअली क्या मानिएगा, लेंथ ऑफ पर्लिन। क्या मानिएगा, लेंथ ऑफ पर्लिन A/10। W कैलकुलेट करना है प्यारे बच्चों, तो कैलकुलेट लोड ऑन पर्लिन। क्या करेंगे प्यारे बच्चों, पर्लिन का अपना डेड लोड दिया हुआ 1.25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्यारे बच्चों इसको किलो न्यूटन में बदलना होगा तो 2 बार मीटर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो याद रखिएगा पहला जो होगा लेंथ ऑफ पर्लिन से मल्टीप्लाई करना होगा 2.75 मीटर इनटू जो स्पेसिंग एक आया है ना प्यारे, देखिए जब भी एक आपका पर्लिन रखाएगा, देखिए इसका विड्थ इधर जाएगा ना, इधर से रखाएगा, तो एक जो स्पेसिंग आया उससे आपको मल्टीप्लाई करना होगा। समझ में नहीं आ रहा है तो आपको याद रखना होगा कि एक जो हम स्पेसिंग निकाले उससे आपको मल्टीप्लाई करना होगा। डेड लोड इंटू लेंथ ऑफ पर्लिन इंटू जो स्पेसिंग आया उससे आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मीटर स्क्वायर कट जाएगा, आंसर क्या चीज़ में आ जाएगा, किलो न्यूटन में। तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए प्यारे बच्चों, तो आपका टोटल लोड जो आ जाएगा 7.686 किलो न्यूटन आ जाएगा। तो चलिए बेंडिंग मोमेंट का अगर हम बात करें, एम के बारे में अगर हम बात करें तो एम क्या हो जाएगा 7.686 इंटू 2.75/10। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 2.1136। अब हम क्या निकालेंगे, जेड रिक्वायर्ड। जेड क्या होगा, सिग्मा बी। एम निकाल चुके हैं 2.1136 इंटू 10⁶ कर लीजिएगा, न्यूटन मिलीमीटर में बदल लीजिएगा, क्योंकि सिग्मा बी जो था, सिग्मा बी का जो वैल्यू था 165 मेगा पास्कल था। मेगा पास्कल कहने का मतलब होता है न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर।
तो 165। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे प्यारे बच्चों तो आपको आ जाएगा 1281 मिलीमीटर 3, 1281 मिलीमीटर 3। तो प्यारे बच्चों अब हम जो एंगल सेक्शन लेंगे, जो स्टील टेबल में जाएंगे और स्टील टेबल में जाने के बाद हम क्या देखेंगे, ऐसा एंगल सेक्शन देखेंगे। और कैसा, अनइक्वल। जब भी लीजिएगा तो अनइक्वल लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि अनइक्वल एंगल सेक्शन को डिजाइन करना है। तो स्टील टेबल में आप जाइएगा, स्टील टेबल में एंगल सेक्शन में जाइए, एंगल सेक्शन में भी अनइक्वल एंगल सेक्शन में जाइए और अनइक्वल एंगल सेक्शन में ऐसा एंगल सेक्शन चूज कीजिएगा जो कि 12,810 मिलीमीटर क्यूब से ज़्यादा हो, जिसका जेड का वैल्यू क्या हो, 12,810 मिलीमीटर क्यूब से ज़्यादा हो। बट एक बात का और ध्यान रखना होगा प्यारे बच्चों, हम लिखाए थे कि चुनने के दौरान ही, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको मिटाएंगे ऊपर। अब देखिए प्यारे बच्चों, जेड रिक्वायर्ड निकल गया, तो हमको ऐसा एंगल सेक्शन चुनना है जिसका कि जेड का वैल्यू 12,810 से ज़्यादा होना चाहिए। पहले बच्चों एक और 2 पॉइंट दिखाए थे कि सेम टाइम आपको ये पता होना चाहिए कि विड्थ ऑफ जो पर्लिन होना चाहिए, मिनिमम जो विड्थ होना चाहिए L/60 होना चाहिए। एल कितना है, 2750/60 मतलब 45.83 mm। और डेप्थ जो होना चाहिए L/45 से कम नहीं होना चाहिए, तो 2750/45 6101 mm है ना। तो प्यारे बच्चों हमने क्या किया, आपका चुन लिया 100 ISA 100 × 75 × 10, 100 × 75 × 10 हमने चुना। तो जब हम इसलिए चुना क्योंकि प्यारे बच्चों इसका जेड एक्स का वैल्यू देखे थे 13.8 × 10⁻³ मिलीमीटर क्यूब है। दैट मीन्स 13,800 मिलीमीटर क्यूब है, जो कि आपका क्या है, इससे बड़ा है, 12,810 से बड़ा है। पहली बात तो समझ में आया कि 12,810 से बड़ा, इसलिए हमने चूज किया। दूसरी बात देखिए प्यारे बच्चों, इसका विड्थ कितना होना चाहिए, 45.83 और डेप्थ कितना होना है, 61.1। हमने देखिए प्यारे बच्चों 100 और 75 चुन लिया। दैट मीन्स सारा चीज़ ओके। तो ये आपका डिजाइन ऑफ पर्लिन हो गया, हमने चून करके बता दिया कि कौन सा पर्लिन डिजाइन होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों अब इस यूनिट में मात्र एक वीडियो बचा हुआ है, डिजाइन ऑफ रूफ ट्रस, वो हम अभी दे के अगले क्लास में वही जाएगा, डिजाइन ऑफ रूफ ट्रस। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आपका पूरा का पूरा स्टील समाप्त हुआ। अब आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कॉल करके पूछ लीजिएगा, कॉल करके पूछिएगा, ठीक है ना। तो ये आपका था प्यारे बच्चों, आज डिजाइन ऑफ पर्लिन भी हम लोग कर लिए है ना। एक वीडियो और जाएगा डिजाइन ऑफ रूफ ट्रस के बारे में, है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों नोट डाउन कीजिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।